इस कहानी की शुरुआत होती है 1913 में, जहाँ पर सपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेट डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मशर है। मशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेट्स को डॉग्स के साथ चलाता है। उसके यहाँ पर एक छोटी पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है जो कि दूसरे पपी से बहुत कमजोर है। सपाला इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमजोर डॉग्स बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, पर उसकी वाइफ चाहती है कि हमें इसे मौका देना होगा। वो इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता जाता है, पर ये बहुत ज्यादा शैतान होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा शरारती होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सपाला की वाइफ चाहती है कि सपाला उसे स्लेट डॉग बनाए, पर सपाला कहता है कि इसे स्लेट डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब वक्त आ गया है कि हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपनी एक दोस्त को दे देता है, पर अगले दिन वो आदमी टोगो को वापस लाता है। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा शरारती है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सपाला टोगो के सामने बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि उसकी वाइफ को इससे काफी खुशी होती है। दरअसल टोगो सपाला के हर एक काम में प्रॉब्लम लाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ले जाता है तो टोगो को भी वो बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है और टोगो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जाल के दूसरी तरफ निकल जाता है और किसी तरह से वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सपाला अपने बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के उस जगह पहुंचने से उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से खराब हो जाती है। एक बार खुद वो पानी में भी गिर जाता है, इसलिए अब सपाला उसे कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन एक बार फिर से टोगो ऊपर रोशनदान से भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला टोगो से पूरी तरह से परेशान हो चुका होता है। वो उसे अपने एक दोस्त को दे देता है। वो कहती है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती और उसे भी मेरे साथ घर पे ही रहना होगा, लेकिन सपाला और उसकी वाइफ के जाने के कुछ ही देर बाद टोगो खिड़की के कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सपाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है कि टोगो के हाथ में चोट लगी होती है, इसलिए वो उसे स्लेट पे बैठा देता है क्योंकि वो खतरनाक जंगल है जहाँ पर खतरनाक जानवर है और खून की महक से कोई भी टोगो को मार सकता है। लेकिन टोगो स्लेट पे बैठना नहीं चाहता, बल्कि वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। इसलिए मजबूर होकर सपाला को टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांधना पड़ता है। वो देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग्स से बहुत ज्यादा है, इसलिए सपाला को डॉग्स के आगे बांधना पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी उसकी स्पीड ज्यादा है। घर आते आते टोगो सारे डॉग से सबसे आगे होता है, जिससे सपाला पूरी तरह से हैरान भी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं खुश भी होता है। वो अपने वाइफ को बताता है कि ये सिर्फ एक स्ले डॉग नहीं है, बल्कि एक लीड डॉग है। इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो के स्लेट डॉग बनने के बाद अलास्का में जितने भी चैंपियनशिप्स होती हैं उन सबको वो जीत जाता है और बहुत जल्दी टोगो और सपाला दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है सन 1925 का। और एक दिन जब सपाला अपने डॉग टीम के साथ अपने शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक प्लेग फैला है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इस बीमारी का नाम होता है डिप्थेरिया। इसलिए मेयर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निहाया में है जो यहाँ से 600 मील दूर है। वो हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो सपाला से उस मौसम के बारे में पूछते हैं। सपाला बताता है कि आज जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर वो तूफान से डर रहा है तो हमें भी तूफान से डरना चाहिए क्योंकि ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सपाला अपने स्लेट पर जाकर उस दवा को ले आए, पर सपाला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। वो उसे अपने स्लेट पे अस्पताल तक छोड़ता है और जब वो अस्पताल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, बिना दवा के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जब सपाला अपने घर आता है तो रात को अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफर खुदकुशी है। सपाला कहता है कि मुझे जाना ही होगा। अस्पताल में जिन बच्चों को मैंने देखा
उन सबको हम जानते हैं और मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी वाइफ कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है, तुमने खुद कहा था कि वो 150 मील का सफर भी तय नहीं कर सकता और ये सफर तो 600 मील का है। तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। पर सपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता। अगली सुबह वो अपनी वाइफ को अलविदा कह के नैनिया के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स का सफर आगे बढ़ता है तूफान और तेज होता रहता है और तूफान में इतनी तेज बर्फीली हवा होती है कि सपाला को कुछ भी दिखता नहीं है। टोगो सबसे आगे होता है और सपाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है क्योंकि इन्हें नैनिया यहाँ पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापस आना है। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सपाला को कुछ भी समझ में नहीं आता और जब वो आगे देखता है तो एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने इस खतरनाक तूफान में इस खाई को देख लिया था, इसलिए वहीं पे रुक जाता है और इस तरह से सपाला और सारे डॉग्स की जान बच जाती है। पर सपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पे पहुंचते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर होती है। वो सपाला से बताती है कि टोगो बहुत ज्यादा थका हुआ है। दरअसल अब वो 12 साल का हो चुका है और उतना लंबा सफर उसके लिए सही नहीं है। पर अगली सुबह एक बार फिर से सपाला और उसके लीडिंग डॉग टोगो बाकी डॉग्स के साथ उस बर्फीले तेज तूफान में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ अस्पताल में बच्चों की हालत लगातार खराब हो रही होती है और यहाँ पर सपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो शॉर्टकट ले रहा होता है ताकि जल्द से जल्द दवा तक पहुंचा जा सके और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि एक बहुत ही खतरनाक झील है। उसके आगे से बहुत भयानक तूफान भी इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। पर सपाला यहाँ पे डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ो और टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीली झील से जो कि उनके स्लेट से लगातार चटक रही होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह से ये उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक और आउटपोस्ट पे रुकते हैं जहाँ पर ये रात बिताएंगे। वही दिखाया जाता है कि सपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि नैनिया से मेडिकेशन को भेज दिया गया है। रास्ते में वो सपाला को मिल जाएंगे लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सपाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर वो उसे ना मिला तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे में उसका सफर और भी लंबा हो जाएगा। वही सपाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद अपने आगे का सफर पे निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है और ये सच भी होता है कि सपाला सारे शॉर्टकट रास्तों से ही जा रहा होता है और अब अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो नैनिया से मेडिकेशन लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो वो नैनिया पहुंच जाएगा। जहाँ उसे मेडिकेशन नहीं मिलेंगे सपाला बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही होती हैं और उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में बिजली की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी वो एक आदमी जिसका नाम हेनरी है उसके पास दवा है वो ऊपर होता है और सपाला को देख लेता है लेकिन वो देखता है कि सपाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। वो उसके पीछे भागता हुआ उसे आवाज भी लगाता है लेकिन सपाला एक मदहोशी में होता है। साथ ही यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान चल रहा होता है इसलिए वो उसकी आवाज को नहीं सुन पाता लेकिन टोगो उसकी आवाज को सुन लेता है और जब हेनरी को लगता है कि सपाला उसके सामने से निकल गया उसने उसे नहीं देखा तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था और अब सपाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो इतनी दूर आया है। ये दोनों के दोनों एक आउटपोस्ट पे रुकते हैं और वहाँ पे सपाला का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पे टोगो को छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस तूफान में मैंने अपने कई सारे डॉग्स को खोया है, मैं नहीं चाहता कि तुम टोगो को खो दो। पर सपाला साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब ये अपनी वापसी के सफर पे निकल पड़ते हैं। पर एक बार फिर से इनके सामने वही जमी हुई झील आती है, जिस खतरनाक झील को इन्होंने एक दिन पहले ही पार किया था, जो उनके जाने से चटक रही थी। और अगर वो इस रास्ते से नहीं गए तो उनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। सपाला फैसला करता है कि वो उसी रास्ते से आगे बढ़ेगा। वो टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो, और अब उसके सारे के सारे डॉग्स बहुत तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर अब झील में पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, और अगर ये नीचे गिर गए तो सबके सब मारे जाएंगे। पर टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड से ये किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये झील से बाहर निकलते हैं, जिस बर्फ की जमी हुई सिल्ट पे ये सब
के सब होते हैं वो पूरी की पूरी अलग हो जाती है और अब इनके सामने पानी है। सपाला टोगो को उठाकर झील के उस तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि खींचो ताकि बर्फ के जिस टुकड़े के ऊपर वो खड़े हैं वो किनारे तक पहुंच जाए। वो जख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है जिससे बर्फ का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब के सब है वो किनारे तक आ जाता है और सब उस जमी हुई झील से बाहर निकल जाते हैं जिससे इन सभी की जान बच जाती है। इसके बाद इसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ते हुए वो उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक लेडी डॉक्टर भी है और जब वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपाला पूछता है कि क्या हुआ तो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर सपाला को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो टोगो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात इसी जगह बिताने के बाद अगले सुबह जब ये अपने आगे के सफर पे बढ़ रहे होते हैं तो सपाला टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि वो उससे स्लेट पे बैठा देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है, वो कमजोर है और टोगो स्लेट से उठकर एक बार फिर से अपनी पोजीशन पे बैठ जाता है, यानी कि वो सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता और वो अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है और उसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है जहाँ पर सपाला को कुछ भी दिखता ही नहीं है। रास्ते के बारे में उसे नहीं पता चलता। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं रास्ता नहीं देख सकता, तुम्हें हमें रास्ता दिखाना होगा और अगले आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेट पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों के सफर तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है और जब सपाला देखता है कि वहाँ पे टोगो है और सभी डॉग्स बैठ चुके हैं तो वो टोगो के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देता है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहाँ पर टोगो को पहुंचना था। ये देखकर सपाला बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहाँ पर टोगो पूरी तरह से निडाल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। यहाँ पर गनर नाम का एक और मशर होता है जिसे कि सपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो इस चेक पोस्ट पे पहुंचने के बाद वो सिपाला से दवा लेकर शहर पहुंच जाए जहाँ बच्चे बीमार हैं जिन्हें इस दवा की जरूरत है। रात को सब के सब यहाँ पर आराम करते हैं और अगले दिन वो मशर यहाँ से दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही घंटों के बाद वो नोम शहर पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मशर 600 मील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में भी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम है, ये वही डॉग है जो दवा लेने के लिए नोम शहर से निकले थे। वो ये लिख देता है कि नोम शहर का रखवाला पाल्टो। इस न्यूज से सपाला की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वही टोगो भी अब कुछ हद तक रिकवर हो जाता है और वो सपाला और बाकी डॉग्स के साथ नोम शहर आ जाता है जहाँ पर टोगो और सपाला को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो इनकी वजह से बीमारी से ठीक हो गए थे। उन्हीं में से एक बच्ची जब टोगो को देखती है तो वो पूछती है क्या ये मरने वाला है। सपाला आसपास से ऑफसेट होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है। सपाला उससे कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से। वो 12 साल का डॉग था, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी वाइफ पूछती है क्या टोगो के अलावा ये काम कोई और कर पाता। हालांकि वो कोई जवाब नहीं देता पर वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर पाता। अब अगली सुबह एक बार फिर से सपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब ये टोगो देखता है तो वो घर पे नहीं रुकता। वो लंगड़ाता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लेट को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था। और कुछ वक्त बाद जब टोगो पूरी तरह से ठीक हो गया तो सपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी सैर पे जाया करता। अगले 2 साल में टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें काफी सारे मशर्स लेने के लिए आए थे और इन बच्चों को, इन ब्रीड को एक अलग और नया नाम दिया गया। वो था सपाला साइबेरियन ब्रीड। इसके बाद सन 1929 में यहाँ पर हमारे प्यारे डॉग टोगो की मौत हो गई थी। उसके मौत से सपाला
और उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर कुछ दिनों के बाद सपाला डॉग्स को ट्रेन करता है। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस रहा, लेकिन जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग को दिया गया जिसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में स्टैचू भी बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सपाला का ही डॉग था, उसने उसको पाला था, ट्रेन किया था। पर सन 2000 में एक टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और इसमें लिखा गया कि हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। इसी के साथ हमारी ये सच्ची कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये दिल छूने वाली कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।